तो देखो गाइस, हमारे सामने एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए का इनिशियली प्रेशर जो है वो 2 atm है और टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद है 1.5 atm। तो बोला जा रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन निकालो मोलर पर सेकंड में, एटीएम पर सेकंड में। एट द सेम टाइम प्रेशर ऑफ बी निकालना है हमें। और देन हम लोग यदि बात करें तो हमें टेम्परेचर भी देके रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मान लो हम लोग आर ओ आर निकाल लेते हैं। तो यदि मैं रेट ऑफ ए निकालूं तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी ऑफ प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। ऐसा ही बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 0.5 बाय 10। तो ये आ गया मेरे पास एक हिसाब से 1/20। क्या आर ऑफ ए आया मेरे पास बेटा 1/20 एटीएम पर सेकेंड। तो यहां से यदि मैं आर ओ आर निकालूंगा, दिस आर ओ आर विल बी इक्वल टू क्या, 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ डी पी ए बाई डी टी। एग्री करते हो? हाँ सर। ऐसे ही होता है ना? हाँ ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/20। so this value will be 1/40 एटीएम पर सेकेंड। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट। अब देखो, इसको अब हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकेंड इसके फॉर्म में निकालते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, हमें मालूम है ना? और यहां से हमें ये भी मालूम है कि P इज इक्वल टू सी आर टी होता है। देयरफॉर डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा C इंटू आर टी हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा C विल बी इक्वल टू डेल्टा P बाय आर टी। एग्री करते हो क्या? है ना? तो ये क्या बनेगा, डेल्टा P ऑलरेडी गिवन एज 0.5। एग्री? यहां पे हमें क्या देखेगा, रखा गया है फिर आर का वैल्यू क्या है 0.0821। 0.08 लेके सॉल्व कर रहे हैं बस अभी, मल्टीप्लाइड बाय 300। समझा? इससे गया ये, देयरफॉर रेट विल बी डेल्टा सी बाय क्या, दिस विल बी 5/240। और ये टाइम कितना है मेरे पास, टाइम इज गिवन एज 10 सेकेंड। तो यहाँ एक 10 और आ जाएगा। एग्री करते हो? तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया क्या? मोलर पर सेकंड में आप चाहते तो यहाँ पे सीधा यहीं पे निकाल लेते, तो यहीं पे डेल्टा टी लगा देते तो यहीं 10 आ जाता। समझ में आया क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बोला गया था प्रेशर ऑफ बी, तो ये तो हो जाएगा सिंपली। क्या देख रखा है, 2a गिव्स, ये सी पार्ट है, ठीक है, ये बी पार्ट है और ये ए पार्ट। देखो 2a गिव्स 3b देख रखा है, 2 एटीएम, 2 में से मान लो कोई 2p गया, इसका 3p प्रेशर आएगा। अब 2 - 2p इज गिवन एज क्या, 1.5 एटीएम, which means 2p is equal to 0.5. Therefore 3p will be equal to क्या, 0.75 atm, which is also pressure of B. समझ में आया क्या? स्टोइशियोमेट्री का यूज करके देखो, ये आर ए है, ये ध्यान रखना। डेल्टा सी वाली वैल्यू मैंने किसकी डाली थी, ये वाली डाली थी अभी, ये आर ए है, ठीक है। और आपको अगेन भाई आर ओ आर बताना होगा तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो देखो अब जरा हमारे सामने एक क्वेश्चन है, where we have to determine the rate of reaction of hydrogen in gram per minute if the rate of reaction of ammonia is given in kg per r। तो देखते हैं सवाल को। तो हमें मालूम है कि कभी भी यदि हमें एक का रेट ऑफ द रिएक्शन देके रखा है, दूसरे का निकालना है, तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिलेटिंग देम एंड दैट इज आर ओ आर। जैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/3 डी ऑफ H2 बाय dt
दिस विल बी इक्वल टू 1/2 डी ऑफ अमोनिया बाय डी टी। एग्री करते हो? तो यदि मैं कैसे भी करके यदि अमोनिया जो है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को मैं निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पर मिनट में, तो मैं इजीली H2 के लिए फिर सॉल्व कर पाऊंगा ग्राम पर मिनट में। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो मैं अमोनिया के लिए डी ऑफ NH3 बाय dt निकालता हूं। अब ये एक ऐसा सवाल है कि कई लोग एक दो गलती छोड़ देते हैं फिर भी आंसर मैच कर जाता है बाई चांस। तो डी ऑफ NH3 बाय dt हमारा क्या होगा? पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये यहां तक क्लियर है? और यदि अब हमें पर मिनट में इसको कन्वर्ट करना है तो नीचे 1 आर था, पर आर है हमारे पास। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? पर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 आर इक्वल टू 60 मिनट आ गया। समझा यहां तक? सो दिस वैल्यू comes out to be 100 by 60 which means 5/3 V। क्या है ये? ये है हमारे पास d of NH3 by dt। तो यहां पे क्या बनेगा? माइनस ऑफ 1/3 d of H2 by dt इज इक्वल टू 5/3V। 3 से 3 गया तो मुझे जो चाहिए था माइनस ऑफ डी ऑफ H2 by dt, ये कितना है बेटा? ये आया 5/V। एग्री करते हो? यहां पे हम लोगों का एक 2 छूट गया है 1/2। इसके आगे ये 2 लगना था ना, ये ध्यान देना, ये एक 2 छूट गया है। ठीक है, ऐसा। तो यहां से मेरे पास माइनस ऑफ डी ऑफ H2 बाय dt कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5/2V। लेकिन ये क्या है? इट इज इन मोलर पर मिनट। ये देखो मोल निकाल लिया था हम लोगों ने और फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलर में कन्वर्ट कर दिया था, कंसंट्रेशन में। मुझे किस में चाहिए? मुझे चाहिए ग्राम पर मिनट में। तो पहले मोलर पर मिनट को यदि मैं मोल पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्री? अब ये क्या हो गया बेटा? अब ये हो गया मेरे पास मोल पर मिनट। सबको समझा? और यदि अब मैं इसको ग्राम पर मिनट में लेके जाऊंगा तो मोल को किस में करो? कन्वर्ट मास में। देयरफॉर 5/2 into 2 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर मिनट। मैंने आपको क्या बोला था कि कई लोग इसमें 2-3 गलतियां छोड़ देंगे तो भी बाई चांस सही आंसर आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम ना लेना। बोला गया है कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस करिए। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है कि अब यदि हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसकी यदि हमें बैलेंसिंग करनी है तो हमें इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में एक रिलेशन निकालना होगा। और उसको निकालने का बस एक ही तरीका है, क्या? ROR से कैसे भी करके मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं। तो देखो अब क्या होगा। क्या देके रखा है यहाँ पे? लॉग ऑफ माइनस ऑफ DA बाय dt। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे हम लोग यदि बात करेंगे तो लॉग ऑफ dB बाय dt। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को क्या करें? 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें? अब लॉग में कन्वर्ट कर लें, है ना? तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ dV बाय dt प्लस log 10। अब इससे क्या हो गया? ये दोनों मल्टीप्लाई में आए। एग्री करते हो? है ना? नाउ दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ, यदि हम बात करेंगे तो देखो dV बाय dt इंटू 10 और यहाँ पे ये log ऑफ माइनस ऑफ DA बाय dt। एग्री करते हो? क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लो, हट गया। समझा? तो यहाँ पे क्या आया? माइनस ऑफ 1/10 DA बाय dt इज इक्वल टू DB बाय dt आया। समझ में आया है क्या? एग्री? तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 10A गिव्स B। एक एक करके डिस्कस करना हम लोग चालू करते हैं सारे पॉइंट्स को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2, 3 एंड 4 है जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं यहाँ पे। और हम लोग किसको डिस्कस करेंगे अभी? ओवरऑल केवल 1, 2, 3, 4 को। 5, 6, 7 हमारे काम के हैं नहीं है, कोर्स में ही नहीं है। तो वी विल गो ओनली विद 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ विच 2, 3, 4 आर मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले जब बात आएगी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, समझना जरा, ठीक है?
यदि हम लोग बात करेंगे तो पहला तो इसके अंदर सब फैक्टर हो जाएगा बेटा हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन कभी भी गैसेस के लिए ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड विच विल बी मोर देन सॉलिड। मुझे मालूम है कि जब रिएक्शन होता है तो दो डिफरेंट गैस रहेंगी, उनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, आपस में आगे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा इजीली मोशन हो रहा होगा उतना ज्यादा चांसेस क्या होगा, इनका इंटरेक्ट करने का होगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इजीली क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, स्पीड हाई होने के कारण रैंडम मोशन की। देन लिक्विड देन सॉलिड, ये रहेगा। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी होमोजीनियस रहेगा यदि सिस्टम तो उसका रेट जो है वो ज्यादा रहेगा एक हेट्रोजीनियस सिस्टम के कंपेयर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक गैसेस है, ठीक है, और एक है हमारे पास क्या लिक्विड मान लो। तो अब गैस जो है जब तक लिक्विड में इजीली डिसॉल्व नहीं हो जाएगी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, है ना, उसको सॉल्युबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यदि देखूं तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन को ही रहेगी मैक्सिमम रेट रहेगा। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन दोनों पॉइंट को यदि मैं मिला दूं तो रिएक्शन से मैक्सिमम रेट। अब जरा देखना इसके बाद में बात करूंगा तो क्या होगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो बना सकता हूं मैं, डेट इज सरफेस एरिया। क्या सरफेस एरिया, तो देखो ध्यान क्या रखना कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो रहेगा डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब क्या, देखो अज्यूम करो कि आपके सामने एक चौक का टुकड़ा है, ये चौक है हमारे सामने नॉर्मल एक ही है, ठीक है बेटा। अभी यदि मान लो इसको यदि किसी से रिएक्ट करना है तो केवल इसके वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि इसके सरफेस पे अवेलेबल हैं। लेकिन यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं पाउडर में तो अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे जो अंदर में प्रेजेंट रहे होंगे मॉलिक्यूल वो सब भी बाहर निकल के आ जाएंगे, पार्टिकल की फॉर्म में एक्सपोज हो जाएंगे। एग्री करते हो। तो पहले यदि मान लो केवल सरफेस के मॉलिक्यूल जो थे वो अवेलेबल थे रिएक्शन करने के लिए, तो अब सरफेस वाले तो पड़े ही हैं, जो अंदर थे वो भी अब क्रश होने के कारण बाहर आ गए हैं। सो नाउ दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर रिएक्शन। समझ में आया क्या? देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। पॉइंट क्लियर है? ग्रेट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेंस में हम लोग यदि बात करें तो क्या होगा। देखो देयरफॉर हायर फॉर पाउडर, पहले तो ये लिख देते हैं, देयरफॉर हायर फॉर पाउडर। इसलिए हम लोग कैटलिस्ट वगैरह को भी नॉर्मली पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। देखो अब हमारे सामने आएगा केमिकल नेचर। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जरा समझना, सबसे पहले तो यदि मैं बात करूंगा रेट जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन। जितने ज्यादा आपको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। एग्री? उतना ही स्लो क्या हो जाएगा, रेट। समझ में आया क्या? अच्छा। अब देखो जरा यहाँ पे देखना, आप देखो हम लोग यदि यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, रेट जो रहेगा मेरा डेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितना स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना स्पीड में क्या होगा, भागेगा, प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। एग्री करते हो? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। यदि आपका रिएक्टेंट यदि रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गया प्रोडक्ट के कंपेयर में तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना ही नहीं चाहेगी। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना ही नहीं चाहेगी तो रेट कहां से आएगा? समझ में आया क्या? क्लियर है ना? या फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट की जगह इसको और क्या बोल सकते थे, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट या बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितना स्टेबल बॉन्ड बनाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जितना स्टेबल बॉन्ड बना रहा है मतलब जितना स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारे सामने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो अब होगा क्या, यदि हम लोग बात करें तो हमें मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा N/V। और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर गया, ठीक है। तो देखना, इफ
concentration doubles the rate of reaction, if concentration doubles the rate of the reaction by doubling the moles, then same effect would be by making the volume half, ये ध्यान रखना। अब देखो जरा, इसी में हम लोग प्रेशर की बात कर लें। किसकी बात? प्रेशर की। तो मुझे मालूम है P इक्वल टू क्या होता है? CRT, अभी बताया था। Therefore P is directly proportional to C. Therefore समझना क्या, if ROR increases by 2 times on doubling concentration, therefore ROR will also be doubled when pressure is increased by 2 times. गैसियस रिएक्शन के लिए यूज होगा, बस ये ध्यान रखना है, समझना अब जरा क्या होगा। अब यहाँ पे हमें पॉइंट क्या समझना है, एक कि नॉर्मली कंसंट्रेशन के साथ ऐसा नहीं है कि रेट हमेशा ही डबल होने वाला है, कि आपने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है कि कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे भी वेरी कर सकता है। हो सकता है मतलब आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट 4 टाइम्स हो जाए, कंसंट्रेशन को आप ट्रिपल कर रहे हो तो रेट 8 टाइम्स हो जाए। रेट क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमेना समझना, ठीक है। हर रिएक्शन के लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है। तो देखो होगा क्या, जैसे हमने ऑर्गेनिक में देखा ही है कि कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म आते जा रहे हैं। तो वैसे क्या रहेगा, रेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर है यही मेरा क्या एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है जो प्रैक्टिकली निकाला जाएगा, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब जरा यहाँ पे यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसा बन जाएगा, ऑर्डर की डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा, देखो, दिस विल बी इक्वल टू सम k मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर n। n को मैंने मान लिया ऑर्डर, यहाँ पे n इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, ऑर्डर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का हम लोगों को कभी भी डेफिनेशन निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म्स लिखे हो सबको 1 रख देते हैं, है ना। तो फॉर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, यदि मैं 1 मोलर ले लूं, मेरे पास क्या आएगा, देखो, रेट विच इज मोलर पर टाइम विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय मोलर टू दी पावर n। तो यहां से क्या बन रहा है, यूनिट ऑफ k, यदि मैं बात करूंगा पहली चीज तो समझना, r इक्वल टू क्या आ रहा था, k कैलकुलेशन में, k इज इक्वल टू आ रहा है मोलर की पावर, देखो ये n नीचे गया ऊपर आया 1 माइनस है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम, समझा। अब देखो और k का डेफिनेशन क्या बन रहा है, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। k को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ कांस्टेंट, और ये जो हमारे सामने इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो लिख लीजिए बेटा इसमें कि here k is known as rate constant, velocity constant, specific reaction rate। अब जरा समझना, हम लोग ये वैल्यू को देख के बहुत इजीली ऑर्डर बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। एग्री करते हो बेटा, है ना। क्यों, k का यूनिट क्या आ रहा है मेरे पास, यूनिट ऑफ k की यदि बात की जाए तो यूनिट ऑफ k क्या आ रहा है, मोलर टू दी पावर 1 माइनस n बाई टी। मतलब इट कैन बी नाउ रिटन एज, मोलर होता है मोल पर लीटर, मैं इसको लिख दूं लीटर पर मोल, तब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन की जगह n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम। एग्री करते हो, है ना। तो अब जरा समझना, कभी यदि ऐसा दे दिया जाए, देखो यूनिट ऑफ k यहाँ लिखा हो मान लो, और यहाँ आपको ऑर्डर बताना हो बेटा, तो यूनिट ऑफ k एक बार मान लो दे दिया है टाइम टू दी पावर -1, मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है। एग्री, ये 1/t दे दिया ना, यहाँ 0 मतलब n मस्ट बी इक्वल टू क्या, 1, है ना। कभी यदि हम लोग बात करें ऐसा हो जाए मोल पर लीटर,
पर टाइम, ऑर्डर क्या आएगा, मोल पर लीटर। फिर मान लो दे दिया जाए मोल पर लीटर, इसमें हम लोग बात करेंगे मान लो कभी दे दिया जाए या फिर मोल पर लीटर की पावर 3/2 पर यूनिट टाइम। तो जरा समझना, अब यहाँ पे लीटर पर मोल नहीं लिया है जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ ये वाली वैल्यू लिखी है मोल पर लीटर वाली 1 माइनस एन, इसकी पावर क्या है, ये 1 आ रहा है, तो 1 माइनस एन इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। एग्री करते हो, एन मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2, 1 माइनस एन इक्वल टू -1 आ रहा है, एन मस्ट बी इक्वल टू 2। समझ में आया क्या। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। हमें ध्यान क्या रखना है, यहां से समझ में क्या आ रहा है, देखो ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एज वेल एज फ्रैक्शनल। ठीक है, लिख लो इसको। देखो हमारे सामने अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक रेट और एक रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। यदि हमें इनके डिफरेंसेस देखना हो तो क्या आएगा, समझना। मान लो यहाँ पे यदि मैं ले लूं रेट और यहाँ पे मैं ले लूं रेट कांस्टेंट, दैट इज के, तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि रेट क्या है, इट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्री करते हो। और ये क्या है, ये है रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी। समझ में आया क्या। देन हम लोग यदि सेकंड पॉइंट देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेट चेंजेस विथ टाइम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्री करते हो, क्योंकि जीरो ऑर्डर में आपका कॉन्सेंट्रेशन यदि वेरी करेगा भी तो उसकी पावर 0 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू ओनली के बचेगा। समझ में आया क्या। लेकिन हम लोग यदि यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, तो पॉइंट नंबर 2 पे हमें क्या दिख रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देखो रेट हमारा जो है डेट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेयर एज rate constant is independent of the concentration and depends only upon temperature, catalyst and activation energy, that is EA। ये भी ध्यान रखना। फोर्थ आप लोग चाहो तो यूनिट की बात भी कर सकते हो और ना चाहो तो मत करो बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मोलर पर टाइम या फिर प्रेशर पर टाइम। और यहाँ पे क्या है बेटा हमारा यूनिट, यहाँ पे हम लोग यदि बात करेंगे तो ये था हमारे पास मोलर टू द पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय टाइम।